नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज हम लोग कोसी का घटवार इस कहानी का मूल पाठ करेंगे, जो शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी है। तो चलिए हम लोग कहानी क्रम में अगला कहानी यहीं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। और ये कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है दोस्तों, आप लोग बने रहिए और देखिए, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूँ शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में इतनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खसखस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घर का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। और फिर खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा रे साला, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। कैसी अनहोनी बात है, कैसी अनहोनी। और बीच में आदि बोधक चिन्ह है दोस्तों। इसका मतलब होता है ये चीज़ें जैसे दुख में आती है या जैसे एक आह भरते हैं ना, तो ये वो चीज़ें हैं। ये जो मार्क है दोस्तों, ये जो चिन्ह है ये, तो इसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान नहीं है। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियाँ सूखी जा रही है। छोटे नाले गुलों के किनारे के घट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे हैं गुसाई का यह घट, पर इसकी भी चाल ऐसी है कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में छिछर छिछर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़। अच्छे अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता है, आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती। अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यह सुनाई दे जाए। और फिर आगे कहानी बढ़ती है दोस्तों। छप 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 पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गूल के अंदर चलने लगा। और फिर कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घाट की गुल की ओर मोड़ दिया गया। और फिर किनारे की मिट्टी घास लेकर अपने बांध में 1-2 स्थान पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घाट पर आ गया। आगे कहानी बढ़ती है दोस्तों। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर, मतलब दोस्तों उसको क्या होता है, इकट्ठा कर। बुहार कर मतलब होता है, ये जो शब्द है आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, बुहार कर। गांव में ज़्यादातर ये शब्द यूज होता है बहार कर, मतलब हाथ से उसको इकट्ठा करना, ऐसे ऐसे। मतलब अब तो हम इशारा दिखा ही नहीं सकते आप लोगों को, लेकिन क्या होता है ना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना होता है तो हाथों से कभी कभी, जैसे मान लीजिए हम लोग अनाज गेहूँ सूखने के लिए डालते हैं धूप में, तो उसको जैसे हाथों से ऐसे बिटोरते हैं, उसको बुहारना होता है। ढेरी से मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत शेष गेहूँ था, वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दे दी, हे हो, यहाँ नंबर देर में आएगा, 2 दिन बाद पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेश सिंह के घट में देख लो। और उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार हुआ, बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे। दोस्तों गेहूँ पिसाने जब जाते हैं हम लोग, तो
ये प्रक्रिया जैसे अब घर के लड़के ही ज़्यादातर करते हैं, जहाँ नहीं लड़के हैं भैया वहाँ बच्चियाँ भी जाती है, और मतलब सभी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदारी हम उम्र वालों की ही होती है कि लड़के हाँ कहाँ जाओ गेहूँ पिसा के आओ, ज़्यादातर काम उम के, तो वो समझते हैं इस चीज़ को कि जाओ, तो फिर वहाँ पे लाइन लग जाता है कि हाँ आपका नंबर ये 20 बोरी के बाद आएगा, तब आएगा, कब आएगा और कैसे, कल आइएगा या 2 घंटे बाद आइएगा। तो गुसाई होठों में मुस्कुराया, अरे साला कैसा चीखता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिए, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम उधर चले जाओ। और फिर वह आदमी लौट गया। मिहल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ कर धुआं उड़ाता रहा। दोस्तों देखिए, तो ये वैसे ही है कि मैं ज़िंदगी को धुआं में उड़ाता चला गया, जैसे है ना गाना एक, ऐसा ही कुछ शायद है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये धुआं उड़ा रहा है। खसर खसर चक्की का पाठ चल रहा था, किट 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 किट। खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाट कर टकरा रही थी, छिछर छिछर के आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही थी, और कहीं कोई आवाज़ नहीं, कोसी की बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच टखने पत्थर की अपना सर उठाए आकाश की ओर निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया, लौट तो वह जाता ही घाट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बात का आसरा ही होता। अब कहानी आगे बढ़ती है। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, जिसे वह कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं, पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। और ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त लाइन है। तो आप लोग यहाँ से ये पूरा नोट कर लीजिए, क्योंकि हम तो जब नोट्स बनवाएंगे तो आप लोग करवाएंगे ही, लेकिन यहाँ भी जो हमारे दोस्त अभी कहानी देख रहे पढ़ रहे, तो आप ये कहानी इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कोई अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट को मोड़ को गुसाई ने खोला और फिर गुल के चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नाली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं याद करने को मन नहीं करता, बहुत पुरानी बातें वह भूल गया, पर हवालदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। और ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट, वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। और आगे कहानी बढ़ती है। पैंट के साथ और कितनी स्मृतियाँ स्तब्ध है। उस बार छुट्टियों की बात, कौन महीना, हाँ बैसाखी था, पर क्रॉस खुखरी के क्रेट वाली काली किश्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया था, मतलब छुट्टी पर दोस्तों। तो चिड़ मन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी कि बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। वन चाचा का गोठ एकदम भर गया था, ठसाठस। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी। लोगों को बिठाने के लिए खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे, सिर्फ चना गुड़ या हल्दानी के तंबाकू का लोह भी न था
कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहाँ नहीं थी। ये दोस्तों किसी को आंखें खोज रही है, तो देखिए किसको खोजती है ये भी देखते हैं। नाला पार के अपने गांव में भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई के जान को बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे, आजकल गुसाई को देखकर सुबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते हैं, सिगरेट बीड़ी का गपशप के लोभ में। और कहानी फिर आगे बढ़ती है। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे साइज छोटी हो गई है, लेकिन चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देख वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल की ओर चल दिया। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी, और फिर पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाँह की कुर्ता इसमें से निकल आएगा। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। और फिर आगे देखते हैं, पुरानी बात का क्या था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता, तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने ने पहनाई होगी? पहाड़ी या रमुआ ने, जो तूरी निशाड़ लेकर उसे ब्याहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश के बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे हम, लक्ष्मा के बाप ने कहा था। और फिर उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। फिर लिरी साल की उसी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है, तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की है, लक्ष्मा लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास चला आया था। रामडे थे उस दिन हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई थी। मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, अरे साला एडजुटेंट। और फिर आगे कहानी बढ़ती है दोस्तों। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगना थजू की कसम, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। दोस्तों फिर वही प्रक्रिया है कि लड़कियाँ, आप लोग समझ ही रहेंगे कि जैसे शादी होने वाला होता है, अगर जो दो लोग प्रेमी प्रेमिका है तो भाई साहब वहीं फिर प्रेमिका कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, और फिर बात आगे बढ़ती है कि मैं देख लूँगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा तुम कहोगे वैसी ही होगी शादी हमारी, मतलब तमाम चीज़ें, ऐसा ही कुछ वाक़या है वहाँ पे। वर्षों से वह सोचता आया है कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि गंगनाथ का जाकर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। और गंगनाथ का कसम भी खाई थी दोस्तों लक्ष्मा गुसाई के सामने कि मैं तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन वही है ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो यहाँ कहानी कुछ और ही है। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उसे नाराज़ करने से क्या लाभ। अक्सर दोस्तों मुसीबत में, हालांकि सबकी परिस्थितियाँ होती है, समझना चाहिए चीज़ को, लेकिन अक्सर लोग मुसीबत में भगवान की कस्में, झूठी कस्में खा लेते हैं कि मन्नत भी मांगनी होती है तो उन्हीं से, अगर परेशान होंगे तो भगवान से ही, और फिर किसी को आश्वासन सांत्वना भी देना हो तो भगवान की ही झूठी कसम खा लेते हैं कि भगवान की कसम ये होगा, ये तुम्हारे ही साथ होगा, या मतलब जो भी जैसा कि वाक़या है इस कहानी में।
तो वही चीज़ है। तो लक्ष्मण गोसाई बोल भी रहा है कि उससे अब मिलूंगा तो उससे बोलूँगा कि देवी देवताओं की झूठी कसमें खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगानाथ का क्रोध हुआ है, कोप, वह कभी फल फूल नहीं पाया है। पर लक्ष्मण से कब भेंट होगी वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए, गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मण के बारे में किसी से पूछा उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन वॉलंटियरी ट्रांसफ़र लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता था। लगातार 15 साल तक, पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मण का हठ उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी ज़िंदगी की किताब पढ़कर सुनाता, शब्द शब्द अक्षर अक्षर। कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी किनारे वह तपती रेत पनपती पंचक्की की खटर पटर और मीहल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। एक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच में पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसकी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। फिर आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची। और फिर दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचानकर गुसाई घाट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उठाकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घर के अंदर मथानी की छिछर की आवाज़ की अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पार्ट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर संगीत से भी मधुर एक नारी स्वर, कंठ स्वर, कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। और फिर अब देखिए दोस्तों, कुछ ना कुछ तो क्लाइमेक्स होगा ही यहाँ पे। और फिर सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौकर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का सिर उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई ने ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो गया। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैले को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पीसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा से वे ही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई के उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी, उसने दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार का अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने लौट पड़ी। गुसाई झुककर घाट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। एक बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को
नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोश से आवाज़ नहीं दे पाया। स्त्री ने आवाज़ नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है या उससे केवल भ्रम हुआ। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? और फिर कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। देखिए अब क्लाइमेक्स शुरू हो गया है। यहाँ पे इंटरवल होता है ना कहानी का, तो इंटरवल के बाद की कहानी यहाँ शुरू हो गई है। गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आओ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घाट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करते हुए महल की छांव में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घाट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल की कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया के घाट की ओर पीठ की गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाडिम के एक पेड़ की छाह को छोड़कर अन्य बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण रीढ़ी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी। एक समय में दोनों साथ में बैठ के दोस्तों बातें करते थे। आज देखिए कितना दोनों अनजान हो गए हैं और यहाँ तक वो पहचान नहीं पा रही है। फिर बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने, ऊपर के घाट में भी जाने कितनी देर नंबर लगता। आज संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे। इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? और फिर गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाडिम की छाया में पाद पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने संकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगी तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय ने आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। और फिर तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, से शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घाट लगवा लिया है। गुसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक है? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत में ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाडिम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक करके निरु उद्देश्य तोड़ने लगी। जैसे नहीं होता है दोस्तों, टाइम अगर पास करना हो, चाहे इंसान अगर सामने वाला से बात नहीं करना चाहता है तो खुद को अब बिजी करने के लिए, नहीं तो अब तो फ़ोन हो गया हम लोग के पास, तो फ़ोन चलाने लगते हैं जानबूझ के, चाहे अगर कुछ ज़रूरत होना हो। लेकिन वहाँ पे लक्ष्मा अब करे तो क्या करे, तो अब वहाँ के फूल, दाडिम का फूल उठाकर और उसका एक एक पंखुड़ी नोच रही है। और गुसाई पतली सींख लेकर आग को कुदेरता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। फिर वहीं दोस्तों नौटंकी चालू। हालांकि देखते हैं कि कौन सा क्या मजबूरी थी लक्ष्मा की, शादी कर ली और इससे गुसाई से वादा करने के बाद भी। तो चलिए देखते हैं। शिक्षकियों के साथ उसने उठते गिरते कंधों को गुसाई को देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों से अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चेहरे सुहाग चिन्ह नहीं था। हतप्रस्त सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझुलाहट हुई।
आज अचानक लक्ष्मण से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई ने सहानुभूति पूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मण आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा जी की जायदाद पर उनकी आंखें नहीं लगती है, सोचते हैं कि मैं हक ना जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया है, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं है। जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूँगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता रहा। दाडिम के वृक्ष में पीठ टिका लक्ष्मण घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल की किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मण के चेहरे पर भी एक छाप छोड़कर गया, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले ही लक्ष्मण को देख रहा। कितनी तेज धूप है। इस साल लक्ष्मण का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए, जैसे लक्ष्मण ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहाँ लक्ष्मण बैठी थी। दाडिम की फैली ढंग की डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मण के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देख रहा था। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मण ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे। उसने कहा, उधर धूप लग रही हो तो इधर आजा छाँव में। कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मण ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के लिए दूसरी ओर दिखने लगा। और फिर दोस्तों, घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मण का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। और फिर धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजलि में भर कर उसने पानी पिलाया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अल्मुनिया के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक काली पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मण की ओर मुँह कर कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा, पानी उबल जाए तो पानी डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। और फिर लक्ष्मण ने उत्तर नहीं दिया। उसने नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा कि एक 6 वर्ष का बच्चा लक्ष्मण की देह से सटकर बैठा हुआ है। और बच्चे का परिचय देने की इच्छा जैसे ही लक्ष्मण ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए चैन नहीं मिलता, जाने कैसा पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मारा जा रहा। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई ने फिर उसी बंजर घाट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा उसे गूंथने लगा। मिहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2 बर्तन ले लिए। लक्ष्मण ने बटलोई में दूध चीनी डालकर तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक अनेमल का मग और एक एल्युमिनियम के मैस्टीन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंग चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मण उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वयं में प्रकट की, गुसाई ना कह सका।
वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों का स्वयं उसके हाथ से बनी बेडौल रोटियों में एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मण के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घाट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौटकर आया तो लक्ष्मण रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आने में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा। यह तो बच्चे के लिए स्पष्ट कहने से उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होकर उसकी चेष्टा अनाधिकार हो। ना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट की। ओ यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज़ में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप, आंखें तरे लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी और इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लग आई होगी, डांटने से क्या फायदा। गुसाई ने बच्चे को पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु मां की अनुमति के बिना उसे स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी मां की ओर देख रहा था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर मां की बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, मर अब ले क्यों नहीं लेता, जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियां ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसे हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुरा कर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों के स्वाद ही दूसरा है। और आगे कहानी बढ़ती है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई होकर खोखली हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देख अपनी व्यवस्था प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े से पैसे मिले, आज ले आऊँगी कुछ सौदा। हाथ में अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर में मनी ऑर्डर आया था। नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कर रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मण का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रुखी आवाज़ में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला, और फिर कितना कमाया कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में, कोई हिसाब पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें आसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी की, साला किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मण अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते जी, पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत ही दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मण के मुंह की ओर देखा। वर्षों पहले उसे उठे हुए ज्वार और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसी सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था।
रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष कारण बुझा बुझा हुआ धीमी धीमी चाल से चलकर वहाँ से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घाट के अंदर जाकर उसने एक बार फिर शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टीन से 2-2.5 सेर करीब आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखा। उसने हाँक दी, शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले एक बार वह लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पीस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही थी। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई चुपचाप उसकी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह पर रंग अचानक फीका होने लगा। गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा कि कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पुत परिवार वालों को देवी देवताओं के कूप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। और फिर आगे कहानी बढ़ती है। पानी तोड़ने वाले खेतिहर से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते उसने देखा सामने वाले पहाड़ पर पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उसे पहाड़ी के मोड़ पर पहुंचने पर टकटकी बांधे देखता रहा। घर के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं। सब सुनसान और निस्तब्ध। दोस्तों ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। और देखिए ये कहानी कितनी मतलब मज़ेदार थी दोस्तों कि ये बेचारा 15 साल हो गए थे शादी के, फिर भी उसकी यादों में रहता था और उसकी याद, लेकिन वो मिली जब उसकी प्रेमिका जो एक समय थी लक्ष्मा, तो वो उसको ऐसे बिहेव की और ऐसे कि जैसे मतलब जानती तक नहीं और उसके ज़िंदगी में इतना मतलब शांत हो गई थी कि फिर उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और जैसे कहानी हम लोग देखे ही तो कहानी हम लोग बहुत मज़ेदार ढंग से पढ़े भी। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं, इसका कथासार नोट्स और इस पे कुछ और भी बातें करेंगे अगली क्लास में, इससे संबंधित नोट्स बनाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में इस कहानी से संबंधित नोट्स बनाते हुए और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ और पूरे क्लास का ऐसे आनंद लेते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।